को देखते हैं कि समाज को किस तरह की जरूरत है, समाज में कहाँ बुराइयां हैं, कौन समाज का कौन सा वर्ग पीड़ित हो रहा है, किसको कानून की आवश्यकता है। तो वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वहाँ जो हमारी देश की सर्वोच्च संस्था है विधायिका की संसद, वहां पर बैठकर कानून बनाते हैं। हमारे देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने देखा कि हमारे देश में बच्चों से श्रम कराया जाता है, बच्चों से काम कराया जाता है, बजाय उनको पढ़ाने के लिखाने के। वो बच्चे जो भारत का भविष्य है, उनको पढ़ाने लिखाने के बजाय उनसे श्रम कराया जा रहा। तो इस पर वहां पर कानून की आवश्यकता महसूस हुई। और भारत के संविधान में भी आर्टिकल 24 है जो प्रोहिबिट करता है कि किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है उसको किसी भी प्रकार के नियोजन में ना लगाया जाए। उसी भारत की संविधान की धारा 24 के अंतर्गत एक एक्ट पारित हुआ 1986 में, चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। अब आप सोचिए कि वर्ष 1947 में भारतवर्ष आजाद हुआ और ये एक्ट जाके 1986 में बना। तो ये लगभग 40 वर्ष लग गए एक एक्ट को पारित होने में। तो ये हमारे लिए कितना शोचनीय विषय है। और अब मैं आता हूँ उस विषय पर। उस एक्ट में बहुत सारे ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिसमें बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो कोई बच्चा नियोजन करता है और जो कोई किसी बच्चे को नियोजित करता है अपने एम्प्लॉयमेंट के, उसके ऊपर दोनों तरह के, उसको कारावास की भी सजा, उसको कारावास भी होता है, उसके ऊपर आर्थिक दंड भी लगाया जाता है। तमाम उसमें उस एक्ट में प्रावधान दिए गए हैं कि एम्प्लॉयर, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे देखने में बड़े होते हैं लेकिन उम्र में छोटे होते हैं, इसका उल्टा भी होता है, देखने में बड़े लगते हैं लेकिन छोटे होते हैं। तो उसमें एक रेफरल होता है, सेक्शन है, उसमें सीएमओ को जाता है, रिपोर्ट होती है। इस तरह के केसेस मैंने बहुत किए। एक पीआईएल में ऑर्डर भी हुआ है, एमसी मेहता का था कि अगर कोई भी पाया जाता है तो 20,000 रुपए उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। तो ये सब कानूनी प्रावधान है, ये सब आप लोग कानून के विद्यार्थी हैं, इसको आप पढ़ते हैं, आप सब जानते हैं इस पर बहुत ज्यादा। लेकिन मैं आपको एक दूसरे विषय की ओर लेके चलता हूँ कि क्यों इन सब कानूनों की आवश्यकता पड़ रही है। और आज भी 1986 में ये एक्ट बना और लगभग 34 साल 35 साल एक्ट के हो गया, तो लगभग दो पीढ़ियां एक्ट बनने के बाद से हमारे देश में आ गई नई पीढ़ियां। क्यों ये अभी भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई। आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्राइमरी स्कूल में एक योजना चलाई जाती है, मिड डे मील, खाना दिया जाता है बच्चों को। क्यों दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई थी। उस जनहित याचिका में ये ऑर्डर हुआ कि बच्चे आखिर पढ़ने क्यों नहीं आते। उस पर ये बहुत माननीय उच्चतम न्यायालय में बड़ी गंभीर चर्चा हुई और वहां पर यह विषय उठा कि ये गांव में बच्चे पढ़ने विद्यालय में क्यों नहीं आते। विद्यालय बनाए गए हैं, प्रत्येक विद्यालय गांव में लगभग एक दो विद्यालय प्राइमरी हैं और उच्च प्राइमरी हैं। सरकार लगभग हर प्राइमरी स्कूल पर महीने में करीब 8 से 10 लाख रुपए खर्च करती है। 2-2 3-3 टीचर होते हैं, हाईली पेड सैलरी होती है। तो आखिर बच्चे नहीं आ रहे, इसका कारण क्या है? तो जब ये इस पर रिसर्च की गई तो पता लगा कि वो बच्चे खेतों में काम करते हैं, अपने माँ बाप का हाथ बटाते हैं। वो बच्चे अपने माँ बाप के एम्प्लॉयमेंट में हाथ बटाते हैं, तो उनके माँ बाप ही उनको नहीं जाने देते कि वो बच्चे जाकर पढ़ें। तो ये बड़ा ही सोचनीय विषय था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसका एक जरिया निकाला कि जब माँ बाप से पूछा गया कि भाई आप बच्चों को क्यों नहीं भेजते, तो माँ बाप ने कहा कि ये बच्चे अगर पढ़ने चले गए तो खेतों में काम कौन करेगा, हमारे यहाँ रोटी कैसे होगी। तो बड़ा ही ये कष्ट का विषय था कि रोटी जो एक आदमी की मूलभूत आवश्यकता है वो बच्चों को नहीं मिल रही है। उस रोटी के लिए बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत मिड डे मील योजना चलाई गई स्कूलों में। और यह योजना चलते हुए जहां तक मेरी जानकारी है व्यक्तिगत, इस करीब 15-17 वर्ष हो गए इस योजना को चलते हुए, लेकिन आज भी उसका कोई बहुत ही इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। अभी भी बच्चे आते हैं दोपहर में, स्कूल में खाना खाते हैं और फिर चले जाते हैं, काम पर चले जाते हैं। सरकारी मशीनरी इसको ठीक से लागू नहीं कर पा रही है। कानूनी प्रावधान बने हैं, उसको लागू आप जब भी सड़क पर निकलते हैं हम सब देखते हैं, पंचर की दुकान पर, मिठाई की दुकान पर, रेस्टोरेंट पे, हर जगह हमको बच्चे काम करते मिल जाते हैं। और इसके लिए इन कानूनी प्रावधानों को इफेक्टिवली लागू करने के लिए मैं आप सबको अपील करूंगा। इस तरह की संगोष्ठियां खूब ढेर सारी हूँ और हम सब जब ऐसे बच्चों को एम्प्लॉयड देखें कहीं पर,
तो उनको जरूर प्रेरित करेंगे, बेटा तुम यहाँ काम तो कर रहे हो, तुम्हारी उम्र तो पढ़ने की है। हम सबको कहना चाहिए, उनसे काम नहीं लेना चाहिए। अगर वो लाके पानी दे तो उनसे मना करना चाहिए, नहीं बेटा तुम्हारे हाथ से हम नहीं लेंगे पानी, तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें पढ़ने की उम्र है। तो ये सारी चीजें हैं, सामाजिक चेतना से ही कानूनी प्रावधानों को लागू करके इफेक्टिवली हम बुराई को दूर कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया चांद पर पहुंच गई, भारतवर्ष भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत प्रगति कर रहा है। अभी हमने देखा, बहुत हमारे लिए गर्व का विषय है कि कोरोना काल में, जब कोरोना काल से पूरी दुनिया लड़ रही थी और टीका इजाद करने के लिए पूरी दुनिया दौड़ रही थी, तो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने उनसे बिल्कुल वो पीछे नहीं थे, बल्कि 2 कदम आगे थे। जब वहां पे भी 3rd फेज का ट्रायल चल रहा था, तो हमारे यहाँ भी 3rd फेज का ट्रायल चल रहा था। जब उनके यहाँ वैक्सीन लगना शुरू हुई, तो हमारे यहाँ भी वैक्सीन लगना शुरू हो गई, और हमारी वैक्सीन भी लगभग उसी तरह इफेक्टिव है जैसे कि विदेशों की वैक्सीन। तो आज भारतवर्ष में तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत प्रगति हो गई। लेकिन ये जो इशू आज आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है कि चाइल्ड लेबर, ये जो हमारे यहाँ आज है, ये वास्तव में हमारे भारतवर्ष के जो खराब चित्र है, जो गंदा चित्र है हमारे देश की प्रगति का, उसको भी ये परिलक्षित कर रहा है। और इसको हमको आपको ही मिलकर दूर करना पड़ेगा। सरकार कानून बना सकती है, लेकिन कानून को लागू करने की जिम्मेदारी समाज की होती है। हम सबको, समाज के लोगों को इसमें आगे आकर के कानून को लागू कराना होगा। मैं अब आप लोग को ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आप सब भी इस विषय पर तैयार होकर के आए हैं। आप सब भी अपना वक्तव्य रखें, और अगर आप लोग समझेंगे तो मैं आखिरी में फिर 2 मिनट के लिए कंक्लूजन आप लोग को दे दूंगा। धन्यवाद। क्या संचालक महोदय मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आवाज आ रही है जी। मैं आप सभी से एक आग्रह करता हूँ कि आपके जो प्रश्न हैं वो हमारे बीच रखें। ऐसा हमारा शुभ अवसर है कि भाई साहब हमारे बीच में हैं, तो जो भी आपके मन में विधि से, इस कानून से जुड़े जो भी प्रश्न हैं, आप हमारे बीच रख सकते हैं। तो यही मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ। आप चैट बॉक्स में टाइप करके भी प्रश्न अपने सेंड कर सकते हैं। मेरा अपने जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, मैं डॉक्टर मंजुला उपाध्याय, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे लगता है कि अभी 5-10 मिनट वो और हमारा मार्गदर्शन करें, और क्योंकि मुख्य वक्ता हैं तो मुख्य वक्ता के तौर पे वो थोड़ा और हमें अगर इस दिशा में दिखाएंगे कौन कौन से एक्ट्स हैं, क्या है। अगर हम मान लीजिए, क्योंकि बाधाएं भी बहुत आती है ना, कि अगर हम बस ये कह देने से कि हम किसी दुकान पे गए और वहां कोई बच्चा कुछ सर्व कर रहा है तो हम तुरंत मना कर दें कि हम, बेटा तुम काम ना करो, तो समस्या वहीं पर खत्म नहीं हो जाती। क्योंकि ये समस्या की जड़ बहुत डीप है, उसमें पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और कुछ सामाजिक प्रॉब्लम और भी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा 10 मिनट और आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तब तक लोग प्रश्न भी अपने सोच लेंगे और चैट बॉक्स में डाल देंगे। क्योंकि कानून क्या क्या कानून है, किससे बचा जा सकता है। और अगर हम थाने पे जाते हैं, कोई अगर ऐसी पहल करता है तो क्या कर सकते हैं, और एनजीओज हैं इतने सारे जो चाइल्ड इश्यूज को ही कवर कर रहे हैं, तो क्यों नहीं वो अभी तक प्रभावी हो पाए। बिल्कुल, धन्यवाद मंजुला जी, आपने जो बात कही बिल्कुल सही कहा। देखिए, जब कानूनी प्राविधान क्या है, मैं एक बहुत सामान्य बात आपको बताऊं कि हम जो सोचते हैं कि ये गलत हो रहा है, इसको रोकने के लिए कोई कानून होना चाहिए, तो वास्तव में कोई ना कोई कानून होता है। बस ये है जो आपने अभी मुझसे कहा कि उस कानून की जानकारी लोगों को नहीं होती। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि एक पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ये 23 दिसंबर 1986 को ये एक्ट पास हुआ, और इसमें स्पष्ट दिया गया है धारा 3 में कि प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सर्टेन ऑक्यूपेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बच्चों को उसमें धारा 3 में स्पष्ट दिया गया है कि बच्चों को 14 साल से कम बच्चों को किसी भी एम्प्लॉयमेंट में उनको नहीं आप एम्प्लॉयमेंट कर सकते। और उसी एक्ट में
बहुत सारे प्राविधान दिए गए जिसमें ये दिया गया पनिशमेंट होगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमें दिखाई पड़ा कि कोई बच्चा किसी एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है, कहीं पर काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ आपने सही कहा कि खाली कह देने से नहीं बात करने की, हमें उस पर तो हमें वहां पर एक कंप्लेंट करनी पड़ेगी। लेबर ऑफिसर होते हैं, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। वहां पर हमें श्रम कार्यालय जिसे कहा जाता है, वहां पर हमें एक सूचना देनी होगी। और वहां पर जब हमको सूचना देंगे कि इस जगह पर ये बच्चा पाया गया, और आजकल तो सबके पास मोबाइल होता है, कैमरा होता है, क्योंकि अगर आप सूचना देंगे तो हो सकता है उस बच्चे को हटा दिया जाए वहां से, एम्प्लॉयमेंट से। तो आप पहले रिकॉर्डिंग करके वहां पे सूचना दे सकते हैं कि भाई देखिए ये हमने रिकॉर्डिंग कर ली, ये बच्चा यहाँ पर एम्प्लॉयड है, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। फिर वो आपका दायित्व तो समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद जो सरकारी मशीनरी है उनका दायित्व शुरू हो जाता है, और वो आकर के उस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत जो नियोजन करता है उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगी। और उसमें फिर ये भी नहीं कि आपको बुलाया जाएगा कि आप आइए वहां पर कहीं पर गवाही दीजिए या कीजिए, वो खुद ही उनको नोटिस दे करके और बच्चे का स्टेटमेंट दे करके वो सब करके वो अपना कार्रवाई करते हैं। और फिर वो लेबर इंस्पेक्टर वो उसमें केस बनाता है, और डिप्टी लेबर ऑफिसर होते हैं उनके यहाँ जाता है मैटर, वहाँ पर सुनवाई होती है, उनके ऊपर पेनाल्टी होती है। और अगर बार बार पाया जाता है कोई बार बार चाहे किसी बच्चे को एम्प्लॉय कर रहा है, तो उसका फिर लाइसेंस निरस्त हो जाता है, उसका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है। ईंट के भट्टों पे तमाम बच्चे काम करते हैं, बहुत सारे केसेस ईंट के भट्टों के आते हैं जिसमें बच्चों को एम्प्लॉयमेंट होता है और छूट का चालान होता है। तो ये सब चीजें हैं। कानूनी प्राविधान जहां तक है, ये एक एक्ट है, ये चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 है, इसी के तहत कार्रवाई होती है। और ये एक धारा आर्टिकल 24 है भारत के संविधान में, ये इस चीज को निषेधित करता है। कानूनी प्राविधान ये हैं, और कोई बहुत ज्यादा इसमें कि बहुत जटिल कानून है या बहुत ज्यादा कानून है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सा कानून है कि जैसे दहेज हत्या हमारे देश में बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा अभिशाप था हमारे देश में, तो उसके लिए भी कानून बना, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बना। एक ही कानून था, उसी का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ। और देखिए अब जहां तक हम लोग देख रहे हैं, हम लोग अधिवक्ता लगभग 20-22 वर्षों से मैं वकालत के प्रोफेशन में हूँ, और भी तमाम अधिवक्ता जुड़े हैं। तो धीरे धीरे अब दहेज की जो वास्तविक घटनाएं हो रही थी उसमें लगभग कमी आ गई, काफी कमी आई। तो लोग जागरूक हुए, लोगों को मालूम हुआ कि हाँ ऐसा एक कोई प्राविधान है, कोई ऐसा एक। तो अगर इसके बारे में भी लोगों को जानकारी हो, तो मैं फिर वही उसी बात पर आता हूँ कि जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। एक्ट तो एक ही है, कई एक्ट नहीं, और उसी एक्ट के आधार जब कार्रवाई होगी तो फिर आगे बात बनेगी। और कुछ सुनना चाहते हो तो मैं उस पर विषय प्रकाश डालूं। भाई साहब, एक प्रश्न हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य सुश्री अपर्णा मिश्रा जी ने उठाया है कि बाल श्रम को कब कानून की दृष्टि से बाल श्रम माना जाएगा, किस कार्य को बाल श्रम माना जाएगा कानून की दृष्टि से? हाँ, ये बिल्कुल ये अच्छा प्रश्न है। देखिए उसी एक्ट में जो ये एक्ट है हमारा 1986 का, उसी एक्ट में दिया गया है, एक शेड्यूल बना हुआ है। उस शेड्यूल में बहुत तरह के एम्प्लॉयमेंट्स को चिन्हित किया गया है। जैसे घर में बच्चा हाथ बटा रहा है तो वो बाल श्रम में नहीं माना जाएगा, लेकिन वही बच्चा अगर उसी तरह का कोई एम्प्लॉयमेंट है वहां पर काम कर रहा है तो बाल श्रम माना जाएगा। तो वो एक्ट का शेड्यूल, इसी एक्ट में एक शेड्यूल है, मैं उसका बता देता हूँ कितने प्रकार के ऑक्यूपेशन को माना जाता है। ये धारा 3 के अंतर्गत पार्ट ए में ऑक्यूपेशन जो चिन्हित किए गए हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स गुड्स और माल्स बाय रेलवे। अगर कहीं कोई बच्चे सामान उठाते हैं तो वो माना जाएगा। उसके बाद है, ये मैं आलोक जी से निवेदन करूंगा कि जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं ये शेड्यूल उनको प्रेषित कर दें, क्योंकि इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स हैं। इसको पढ़ने से आप लोगों को समय का बहुत कीमती समय है। करीब इसमें है 65 तरह के एम्प्लॉयमेंट्स हैं जिनको शेड्यूल किया गया है। बहुत सारे हैं, जैसे कहीं बिजली की दुकान में है काम कर रहा है, या कहीं क्या कहते हैं मिल में काम कर रहा है, सॉ मिल में काम कर रहा है, किसी पेपर
के मिल में काम कर रहा है। तो ये 65 तरह के एम्प्लॉयमेंट्स हैं, ये शेड्यूल दिए गए हैं, इसी एक्ट में दिया गया है। तो मैं आलोक जी से निवेदन करूंगा कि इसको सबको प्रेषित कर दें तो सब लोग देख लें, तो उससे लोगों को जानकारी हो जाएगी कहाँ कहाँ एम्प्लॉयमेंट में ये माना जाता है, और जो उसमें नहीं दिए गए उसके अलावा उन चीजों को नहीं माना जाता बाल श्रम। हेलो हेलो जी बोलिए। जी जी भाई साहब, एक प्रश्न आदित्य जायसवाल जी अपने लखनऊ महानगर के सहमंत्री हैं, उन्होंने उठाया है कि क्या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कोई योगदान रहता है बाल श्रम को रोकने या उसके विरोध कुछ कार्य करने में? नहीं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का योगदान सिर्फ सामाजिक कानूनी प्राविधान उनके जो हमारा एक्ट है उसके फ्रेमवर्क में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन नहीं आता। वो उसकी भूमिका सिर्फ उतनी है जैसे हमारे यहाँ के तमाम देश के जो एनजीओ काम कर रहे हैं या जो व्यक्तिगत रूप से लोग काम कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी उसी अवेयरनेस के प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए, उनके पास कोई कानूनी हथियार नहीं है, वो कोई कानूनी कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं कर सकते। कानूनी कार्रवाई करने के लिए अधिकार सिर्फ ये जो हमारा एक्ट है उसी में जो प्रोविजन है उसी के अनुसार हो सकती है। वो ऑर्गेनाइजेशन एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर तमाम ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया कि पूरे विश्व के बच्चों के बारे में स्टडी करके और उनको किस चीज की आवश्यकता है, उनको किस तरह के कानून की आवश्यकता है, तो ज्यादा से ज्यादा वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स दे सकते हैं, लोगों के बारे में बता सकते हैं कि ये पूरे विश्व में कि कहाँ बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, कहाँ बच्चों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। बस उनकी उतनी भूमिका है, लेकिन कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत उनको कोई अधिकार नहीं प्राप्त है कि किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सके। जी हमारे बीच कुछ विशेष परिचय हैं। आप श्री अभिमन्यु प्रताप सिंह जी हैं। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखनऊ महानगर के महानगर मंत्री हैं। आप सुश्री नीलू शर्मा जी हैं। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखनऊ महानगर की महानगर सह मंत्री एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इसी के साथ मैं एक बार पुनः सभी से आग्रह करता हूं कि कोई प्रश्न हो तो उन्हें चैट बॉक्स के माध्यम से या अनम्यूट करके वॉइस के माध्यम से हमारे बीच रखें। ऐसा शुभ अवसर हमें प्राप्त है कि भाई साहब हमारे मध्य हैं आज, तो जो भी आपको डाउट अगर क्लियर करने हो तो ये अच्छा मौका होगा। अभी से मैं आग्रह करता हूँ। जी मेरा एक प्रश्न है। मैं मीनू दुबे, पूर्व प्रांत उपाध्यक्ष और अभी वर्तमान में विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं, जब हम आसपास अपने देखते हैं तो माता पिता खुद बच्चों को कहते हैं कि जाओ तुम कमा के ले आओ, है ना, और फिर वो जाते हैं, कभी मतलब उस तरह से काम करते हैं, कभी कभी उनका बहुत ज्यादा मेंटल हैरेसमेंट और फिजिकल टॉर्चर इस तरीके की चीजें वो लोग झेलते हैं। तो और अगर कोई इस तरह से हम लोग समझाते हैं, एक दो बार मैंने ट्राई किया कि ऐसे नहीं करो या पढ़ाओ लिखाओ करो, तो वो बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। तो क्या जैसे हमारे यहाँ वृद्धाश्रम है ना, जाहिर सी बात है कि होंगे इस तरीके के बाल सुधारगृह, तो क्या इनको हमें पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए कि वहां पे हम भेज दें बच्चों को, तो कम से कम वो 18-19 साल के हो जाएं तब तक उनका पालन पोषण होता रहे। तो इस तरीके की कोई एजेंसी या सुविधाएं, उनके बारे में अगर कोई जानकारी हो तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानना चाह रही थी इस चीज को। बिल्कुल, तो आपने जो प्रश्न पूछा है जी, आपने प्रश्न पूछा, देखिए जो समस्या है उसके मूल, देखिए बहुत सारे बच्चे तो हैं जो अनाथ होते हैं, उनके लिए तो बहुत सारे अनाथ आश्रम बने देश के सुविधाओं के लिए, उसमें लोग है काम का ऐसे, लेकिन जो अभी अपने एम्प्लॉयमेंट में लगा रहे हैं, पढ़ने नहीं भेजते हैं, वहां पर हम लोग को थोड़ा सा
कहाँ सहायता करना चाहते हैं। देखिए, उसी व्यक्ति अगर बच्चे को पे लगा तो अगर उसके खिलाफ शिकायत होगी तो कार्रवाई उसकी सामाजिक आज के हमारे साथ पहला काम को कैसे सीखते हो कैसे सीखते हो सर ऑडिबिलिटी बहुत ब्लर कर रही है, ऑडिबिलिटी नहीं है। जी श्री संजीव मिश्रा जी से मैं आग्रह करता हूं कि अपना माइक संदीप मिश्रा जी म्यूट कर दें। हेलो जी, भाई साहब एक प्रश्न हमारे महानगर मंत्री जी श्री अभिमन्यु प्रताप सिंह जी ने उठाया है कि चाइल्ड लेबर कैन रिजल्ट इन एक्सट्रीम बॉडीली एंड मेंटल हार्म, इवन डेथ, हाउ कैन वी स्टॉप? बाल श्रम से मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार के नुकसान होते हैं, तो इसका हम इस पे रोक हम सामाजिक एवं कानूनी तौर पर कैसे लगा सकते हैं? और भैया के लिए हाथे खाली पकड़ ऐसा गिरी भाई, तुम देख ले, तुम देख लेंगे माफ कीजिएगा, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो नेटवर्क इशू आ गया था। जी भाई साहब एक प्रश्न श्री अभिमन्यु प्रताप सिंह जी ने उठाया है कि बाल श्रम से जो बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक नुकसान पहुंचता है, उसको हम सामाजिक एवं कानूनी तौर पर कैसे रोक सकते हैं? तो अभी तक ऐसा कोई प्रकरण आया नहीं कि माँ बाप के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई। अब ये फिर वही बात घूम फिर के आती है कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए। अगर बच्चा कोई इस तरह से कहीं पे नियोजन में पाया जा रहा है तो उसे जो व्यक्ति देख रहा है उसका थोड़ा सा तो भाई पेन लेना पड़ेगा, किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। तमाम सामाजिक बुराइयां हमारे देश में रही, लेकिन कोई ना कोई उसके खिलाफ लड़ा है, तभी वो बुराइयां खत्म हुई। राजा राम मोहन राय थे, बाल विवाह के विरुद्ध लड़े, तो बाल विवाह धीरे धीरे लोगों को जागरूकता हुई। जब तक कोई जागरूकता के लिए बड़ा अभियान नहीं चलेगा और लोग जागरूक नहीं होंगे, जब लोगों की चेतना अंदर से जागृत होगी, तभी कोई सामाजिक बुराई से दूर पाया जा सकता। कानून तो एक खाली उसको हथियार देता है कि लड़ने के लिए, लेकिन लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए तमाम एनजीओ हैं, तमाम जो एनजीओ लोग नहीं बनाते हैं लेकिन ऐसे चुपचाप काम करते रहते हैं, जिसको हम लोग साइलेंट हीरो कहते हैं, अनसंग हीरो कहते हैं। वो अपने आप समाज में कार्य करते रहते हैं, उनको कोई नहीं जानता, वो फोटो नहीं खिंचवाते, वो कहीं माला नहीं पहनते, लेकिन वो कार्य करते रहते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं, लगे रहते हैं, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज अगर ढंग से होगा तो हमें थोड़ा जल्दी रिजल्ट मिलेगा। इसलिए मैं फिर बार बार उसी बात पर आ रहा हूँ कि सामाजिक चेतना ही इस चीज को हमें, जो हमारा लक्ष्य है, वहां तक पहुंचा सकता है। हम सबको लगना पड़ेगा इसमें। इसके लिए एक और उपाय हो सकता है जो मेरी समझ में आता है कि जो और किया भी जाता है, तमाम जगह स्टिकर्स लगे रहते हैं, पोस्टर लगे रहते हैं, हर जनपद का वहां पर नंबर दिया जाना है। कोई बच्चा अगर आपको नियोजित पाया जाता है तो वहां पर सूचना दे दी जाए, वो लोग आकर के अपना ईमानदारी से कार्य करें। ये सब किया जा सकता है, तमाम सारी चीजें हो सकती हैं। और किसी का प्रश्न? जी भाई साहब, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं महानगर सहमंत्री सुश्री नीलू शर्मा दीदी ने एक प्रश्न उठाया है कि जो बच्चे रैग पिकर्स हैं, यानी जो कचरा बिनने के कार्य में लगे रहते हैं, उनको हम उनके इस गतिविधि को रोकने के लिए क्या कोई स्पेसिफिक कानून है क्या? कचरा, जो लोग कचरा उठाते हैं, देखिए वो भी उसी कानून से कवर होता है हमारे। और मैं आपको बताता हूँ, मैं एक व्यक्तिगत एक व्यक्ति को जानता हूँ लखनऊ में, जो ऐसे बच्चों के लिए वो उनको लेकर के स्कूल में उनका एडमिशन कराते हैं, उनकी फीस देते, कोई जानता नहीं है उनको, बहुत ही गुप्त रूप से कार्य करते हैं। लेकिन कानून के रूप में तो यही कानून है, कचरा के लिए उसके लिए कोई अलग कानून नहीं है। वो अपना नियोजित जो रहते हैं उसमें इसी के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जी
भाई साहब, श्री अधीश श्रीवास्तव जी ने यह प्रश्न किया है कि क्या कोई बच्चा अगर मजबूरी या अपनी स्वेच्छा से कहीं पर बाल श्रम कर रहा है तो उसके लिए क्या एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, स्वेच्छा से बच्चों के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लेना है। वो तो स्वेच्छा से करते, स्वेच्छा से अगर कोई कर रहा है, बच्चे तो यही कहेंगे, क्योंकि जो बच्चा 18 साल से कम होता है, माइनर होता है, तो माइनर की इच्छा तो कहीं उसकी कानूनी रूप से कोई मान्यता नहीं होती है। तो अगर वो कुछ कार्य कर रहा है, 14 साल से कम है, तो उसकी इच्छा या अनिच्छा का कोई प्रश्न नहीं होता, उसको काम करने ही नहीं देना है। जहां पर वो काम कर रहा है, वो एम्प्लॉयर, वो मेजर होता है, उसको उसके ऊपर पनिशमेंट होता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। जहां भी वो कार्य कर रहा है, बच्चा इच्छा से कर रहा है या अनिच्छा से कर रहा है, वो कोई प्रश्न सुसंगत नहीं होता है। प्रश्न ये है कि अगर वो किसी जो 64 एम्प्लॉयमेंट्स दिए गए हैं, प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयमेंट्स, अगर उसमें कार्य कर रहा है, तो जो भी एम्प्लॉयर है उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी कानूनी। वो ये प्ली नहीं ले सकते कि बच्चा अपनी इच्छा से हमारे यहाँ कार्य कर रहा है, इससे उनको कोई बचत नहीं होगी। जी भाई साहब, श्री अभिमन्यु प्रताप सिंह जी ने यह पूछा है कि क्योंकि हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं, हम एक सामाजिक संगठन है, समाज में अनेक जो कुरीतियां हो रही हैं उनके खिलाफ हम आवाज उठाते रहते हैं, तो कानून की दृष्टि से या हम बाल श्रम के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए क्या गतिविधि हमारी हो सकती है? आपका इस पे कुछ सुझाव? देखिए, इसके लिए तो अगर आपका संगठन कर रहा है तो बहुत अच्छा है। उसके लिए सबसे, अब तो आजकल खैर डिजिटल मीडिया भी है, लेकिन गरीब लोगों के पास शायद नहीं है, उनकी पहुंच वहां तक नहीं है, तो घर घर ही जाना पड़ेगा, मोहल्ले मोहल्ले जाना पड़ेगा, और हफ्ते में 1 घंटे 2 घंटे समय डिवोट करना पड़ेगा। और जब डिवोट करेंगे समय, आप जैसे सब लोग लगे हुए संगठन के लोग हैं, तो ज्यादा नहीं, देखिए ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे लोग, क्योंकि सबके अपने व्यक्तिगत कार्य भी होते हैं। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि वो हफ्ते में 1 दिन 1 घंटे खाली अगर देते हैं तो भी बहुत होगा, और वो कोई भी मोहल्ला जहां उनको लगता है कि बाल श्रम हो रहा, वहां पर जाएं और कुछ अपने पर्चे छपवा के लेके जाएं, लोगों को बताएं, जागरूक करें। और कुछ ऐसे बच्चों का जिनको उन्होंने पहले कहीं उनकी मदद की हो और वो बच्चे पढ़ने लिखने में लगे हों, उनका उदाहरण लेके जाएं, उनको दिखाएं, उनके चित्र लेके जाएं, लोगों को समझाएं। जब लोग समझेंगे तो क्योंकि वो लोग समझ नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं कि वो तात्कालिक लाभ देखते हैं कि बच्चा हमारा आज 50 रुपया कमा के लाया, तो वो तात्कालिक लाभ में रह जाते हैं लोग। अगर उनको समझाया जाए कि ये 50 रुपये तुम्हारा बच्चा बड़ा होकर के 5 लाख रुपए भी कमा सकता है, और उनका ऐसा विश्वास दिलाया जाए, तो हमें नहीं लगता कोई माँ बाप अपने बच्चे से काम करा के खुश होता। मजबूरी में काम कराते हैं, लेकिन जब उनको समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि नहीं ऐसा हो सकता है, उनका विश्वास दिलाया जाएगा, तो अवश्य ही आप लोग कामयाब होंगे, मेरे ऐसी पूरी विश्वास। जी भाई साहब, एक प्रश्न जो अपने ओर से रखना चाहता हूँ कि हमारी इकोनॉमी के किस क्षेत्र है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें बाल श्रम जो है वह सबसे ज्यादा फैला हुआ है, और क्या उस पर्टिकुलर क्षेत्र में इसको घटाने के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं? देखिए, जो हमारी इकोनॉमी में जो बड़ी फैक्ट्री है, जहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहां तो बाल श्रम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वहां पर वो जो लोग एम्प्लॉयमेंट करते हैं वो स्वयं में एक जिम्मेदार वर्ग होता है, और उनको ये मालूम होता है कि उनके ऊपर हर तरफ से निगाह रखी जा रही है। कहीं भी चाइल्ड लेबर का एक भी केस अगर उनके ऊपर आ गया तो न सिर्फ उनकी बदनामी होगी, उनकी फैक्ट्री बंद हो सकती है। अगर उनकी फैक्ट्री 1 घंटे 2 घंटे भी बंद होती है तो उनका बहुत नुकसान हो जाता है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जहां पर भी है वहां पर बाल श्रम की समस्या आपको नहीं मिलेगी। ये समस्या आपको मिलेगी ये जो छोटे छोटे रोजगार है, जैसे ईंट के भट्ठे हो गए, जैसे कोयले की खदानें हो गई, जैसे आटा चक्की हो गई, जैसे आपको पंक्चर की दुकानें हो गई, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यहाँ पर आपको बाल श्रम मिलेगा। इनकी दुकान अगर जैसे बंद भी कर दी, किसी दिन लेबर इंस्पेक्टर आया, उसने देखा कोई बच्चा काम कर रहा और बंद भी कर दी 2 दिन 4 दिन, तो ये बहुत ज्यादा, इनको एक तो जानकारी नहीं होती है, दूसरे इनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और ये वही तात्कालिक लाभ में रहते हैं। बस बच्चा मिला तुरंत उसको दुकान पर रख लिया, बैठा लिया और ये करो वो करो।
तो ये सब रहता है, उनको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। उनको कानून का ज्ञान नहीं होता कि वो अपराध कर रहे हैं। कई बार अज्ञानता में भी लोग अपराध करते हैं। अगर उनको कानून का ज्ञान दिलाया जाए तो आपके प्रश्न के जो 2 भाग हैं, पहला प्रश्न का पहला भाग ये है कि कहाँ पर है ये बाल श्रम, तो ये अनऑर्गेनाइज छोटे छोटे रोजगार में आपको मिलेगा। और जो प्रश्न का दूसरा भाग है कि इससे कैसे निजात पाई जा सकती, तो वो जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको बताया जाए कि भाई आप अपराध कर रहे हो, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, आप जेल जा सकते हो, आपके ऊपर फाइन होगा। तो जब लोगों को जानकारी होगी तो स्वयं बच्चों को नहीं रखेंगे। ऐसे तमाम मुकदमे, जब मैं वकालत की शुरुआत में आया था तो इस तरह से चाइल्ड लेबर प्रोविजन एक्ट के बहुत सारे मुकदमे मेरे पास आते थे। तो मैं उनसे पूछता था कि भाई ये बच्चा आपके यहाँ मिला, ये सही बात है गलत? तो कह रहे बाबूजी क्या बताएं, फलाने लग गए थे और कहा कि रख लीजिए लगे। तो हमने कहा ये अपराध है, आपको नहीं मालूम था? नहीं बाबूजी हमको नहीं मालूम था, आप नहीं रखेंगे कभी। तो जब इस पे सरकार कायदे से कार्रवाई करेगी और लोग देखेंगे कि हाँ कार्रवाई हो रही लोगों, तो लोग अपने आप रखना बंद कर देंगे, क्योंकि जिसको बचाएंगे उसको गंवा देंगे। एक बार मैं पुनः आप सभी से आग्रह करता हूं कि कोई प्रश्न हो, कोई नए प्रश्न हो तो हमारे बीच जरूर रखें, चैट बॉक्स के माध्यम से या अनम्यूट करके भी आप बोल सकते हैं। जी आलोक जी, भाई साहब आप कुछ कह रहे हैं? भाई साहब आपकी आवाज इको कर रही है। जी भाई साहब कोई नए प्रश्न नहीं है तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखनऊ महानगर की महानगर अध्यक्षा डॉक्टर मंजुला उपाध्याय जी मैम से आग्रह करता हूं कि धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित करता हूं। मैम अभी आप म्यूट हैं। सभी को धन्यवाद, खासतौर पे जो हमारे मुख्य वक्ता हैं शरद पाठक जी, जो महासचिव हैं अवध बार एसोसिएशन के। उनको याद हो ना हो, वो मेरे घर आ चुके हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी इसी फील्ड में हैं और आप अवध बार का चुनाव लड़ रहे थे, तो उस दौरान आप नेहरू इनक्लेव मेरे घर आए, हेमंत कुमार उपाध्याय जी के घर, तो मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। हेमंत जी भी दिख रहे हैं, हेमंत जी से नमस्कार कहिए मेरा। जी अभी जुड़े हुए थे, अब इस समय पता नहीं जुड़े हैं कि नहीं। तो आपने ये स्वीकार, मतलब इनविटेशन स्वीकार किया हमारी तरफ से, और इतने शॉर्ट नोटिस पर आज सुबह ही सारा कार्यक्रम तय हुआ और आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और लोगों का मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपके व्याख्यान और साथ ही साथ जो प्रश्न उत्तर हुए, उन प्रश्न उत्तरों में कुछ चीजें जो निकल के आई, क्योंकि धन्यवाद ज्ञापन के पहले मैं थोड़ा सा सम अप करना चाहूंगी चाइल्ड लेबर के मुद्दे पे, क्योंकि इस पर मेरा भी थोड़ा रिसर्च है। तो ये जो चाइल्ड लेबर का मुद्दा है, ये नियम कानून और इन सब से इतना आसान है नहीं कि हम नियम बना दें और ये चीजें एकदम से सही हो जाएंगी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, WTO है, सब लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। और ये सोचा गया था कि भारत में जब नए जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1990 के दशक में हमने अडॉप्ट किए, तो ये लगा कि जब ये ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस आएगी तो इस तरीके की जो कुरीतियां हैं वो थोड़ा कम हो जाएंगी। हुआ उसका उल्टा कि ये हमारे यहाँ और बढ़ती चली गई चीजें, क्योंकि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, जब गांव छोड़कर लोग शहर की तरफ जाने लगे, शहरों में भी जब जो लिविंग कॉस्ट है वो महंगी होने लगी, तो परिवार टूटने लगे, तो न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगी। जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो बच्चों को संरक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता था और प्यार दुलार अपने घर के बड़े बुजुर्गों से मिलता था, संरक्षण मिलता था, वो नहीं मिल रहा था।
फिर धीरे धीरे जब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं उनके भरण पोषण के लिए, जैसा कि हमें पता है कि हमारे भारत की पॉपुलेशन 1.39 बिलियन के अबव है और आज हम सेकेंड नंबर पे हैं और कुछ सालों बाद 4-5 साल बाद ही कहा जा रहा है कि हम पहले नंबर पे चाइना को पछाड़ कर आ जाएंगे जनसंख्या की दृष्टि से। तो इतना बड़ा जो जनसंख्या का आंकड़ा है, इसमें गरीबी है, भुखमरी है, अज्ञानता यानी इलिटरेसी है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सिर्फ आपकी फैमिली साइज बढ़ जाएगा और उससे आपने बहुत सही बात कही कि सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस एक्ट से ही भला नहीं हो जाएगा और इस दिशा में कोई सुधार नहीं होने वाला। इसके साथ साथ आपको मानसिक सोच, लोगों की जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है वो जरूरी है। पर जब भी आप सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करने की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें विरोध भी होने लगते हैं। जब डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं, ऐसा नहीं कि चाइल्ड लेबर खाली डेवलपिंग इकोनॉमीज में ही है, जैसे जिसमें भारत आता है, ये चाइल्ड लेबर डेवलप्ड इकोनॉमीज में भी है और डेवलप्ड इकोनॉमीज ने चाइल्ड लेबर को यूज किया जब वो ग्रोथ कर रहे थे, क्योंकि स्टेजेस ऑफ ग्रोथ हैं, जब अपनी ग्रोथ के शुरुआती स्टेज में थे वो, तो उन्होंने चाइल्ड लेबर को यूज किया। और आज की डेट में जब वो एकदम पावरफुल हो गए हैं, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत हाई हो गई है, उनके यहाँ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गया, तब वो ऐसी बात कर रहे हैं और ऐसे रिस्ट्रिक्शंस इंटरनेशनल संस्थाओं के माध्यम से, जैसे WTO है, ILO है, UNDP के और भी जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेड से जितने भी इन्वॉल्व हैं, IMF हैं, सब जो है ऐसी कंट्रीज जो चाइल्ड लेबर का यूज कर रही हैं उनके खिलाफ उन एक्शन लेती हैं, या तो उनके इंपोर्ट्स नहीं करती हैं और इससे जो भारत है उसका एक्सपोर्ट प्रभावित होता है और भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज उनके भी एक्सपोर्ट्स प्रभावित होते हैं। तो इसके एक हथियार की तरह वो यूज तो कर रहे हैं, पर उससे जो गरीब या अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमीज होंगी उनकी दशा सुधरने के बजाय और खराब होगी। इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो करीब 256 मिलियन हमारे जो विश्व भर में चाइल्ड लेबर आज से दशक के पहले था और आज की डेट में अब 100 मिलियन करीब, मतलब डिकेड होता है, 10 साल पहले तक 256 के करीब मिलियन चाइल्ड लेबर इंटरनेशनली एम्प्लॉय हो रहा था और आज की डेट में करीब 100 मिलियन कम होके 134 या 35 के करीब आ गए हैं हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे। पर जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं वहां पे चाइल्ड लेबर है, क्योंकि वहां पर खासतौर पे अगर हम भारत के कंटेक्स्ट में बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत कम नहीं हुई है। शहरों में या जो पढ़ा लिखा वर्ग है, आप कह सकते हैं कि दे हैव अडॉप्टेड 2 चाइल्ड नॉर्म, पर अगर जो शहरों में भी जो गरीब तबका है और ग्रामीण क्षेत्र है वो अपने बच्चों को अपना असेट मानता है। या आपने भी कहा कि उनको वो ये समझना ही नहीं चाहते हैं, उनको ये समझाने की जरूरत है कि वो बच्चा सिर्फ जो है 2 हाथ लेके नहीं आया है काम करने, उस मुंह भी है जिससे वो फीड करेगा और साथ ही साथ जो भी मनुष्य की और क्रियाएं हैं आगे चल के उसको भी शादी ब्याह होगी, उसका और परिवार बढ़ेगा। तो ये एक ज्योमेट्रिक एक तरीके से मीन की तरह ये बढ़ेगा पॉपुलेशन। तो कुछ चीजें हैं जिनको समझाना जरूरी है और मैं मानती हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है छात्राओं के बीच काम करता है और हम बच्चों के बीच जाकर इस तरीके की कार्यकर्ता जो हमारे हैं वो जागरूक कर सकते हैं। जो भी जैसे सेवा बस्तियां हैं, हम वहां जाते हैं, वहीं पर ये मुख्य समस्या है, वहां पर जागरूक कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये आती है, जैसे अभी तो नहीं पर शुरू में हमारे यहाँ भी जो काम कर रही थी वो अपने साथ अपनी बच्ची ले आ रही है हेल्प के लिए, तो आप उसको मना भी करोगे तब भी वो लाएगी। और वो इतना ऐसा जॉब नहीं होता जो हजार्डस जॉब जिसे हम कहते हैं, मतलब जो खतरनाक है, जो बच्चे को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए वो काम ऐसा चलता रहता है। अब आप अगर चाय की दुकान पे वो चाय पकड़ा दे रहा है आपको या कुछ दे रहा है तो इससे बहुत ज्यादा हजार्डस नहीं है। पर जब उनको माइंस में काम में लगाते हैं, बीड़ी बनाने के काम में लगाते हैं, कारपेट बनाने के काम में लगाते हैं या सूत उसके काम में लगाते हैं, बहुत सारी जैसे चूना की इंडस्ट्रीज हैं उसमें लगाते हैं, और पुताई वगैरह में अगर आप लगाओगे तो उनके लंग्स में इन्फेक्शन, धीरे धीरे वो जो रेशे होते हैं उनके अंदर जाते जाते बचपन से ही लंग्स में उनके बहुत इन्फेक्शन होने लगता है और तरह तरह की उनके
डिजीजेस होने लगती। वो तो बात है ही कि मानवता के आधार पे जिस बचपन को उनको बहुत पल्लवित पोषित होना चाहिए था, एकदम फ्री माइंड होकर जीना चाहिए था, बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए था, उनके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी डेवलप हो सकती थी, जो शायद मर जाती है जब वो एक इस तरीके के कामों में लग जाते हैं। तो वो तो गलत है ही, पर ये भी है कि जब तक ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में भूखमरी की, अनएम्प्लॉयमेंट की और पॉवर्टी की, इलिटरेसी की कंडीशंस को हम नहीं नहीं ठीक कर पाएंगे, तब तक हम चाइल्ड लेबर वाली समस्या से भी निजात फुली नहीं पाएंगे। और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है कहना पड़ेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कि ऐसे जॉब मतलब ऐसे जॉब्स जहां पर उनकी हेल्थ को इम्पैक्ट आता है पढ़ाती है तो वो नहीं सुनने में करेंगे। नहीं आवश्यक, अगर वो एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसमें अगर फैमिली की हेल्प कर दे रहे हैं तो कृपया करके उस हमारे एक्सपोर्ट्स को बैन ना करिए, क्योंकि देखा गया कि हम कालीन उद्योग में नंबर 3 पे आते हैं। तो उस कालीन उद्योग में हमारा भदोही है आजमगढ़ के पास मऊ में, वहाँ का 60% जो है कारपेट यहाँ से जाता था। पर कारपेट इंडस्ट्री वो बहुत ज्यादा हिट हुई है क्योंकि जो ये कारपेट थी वो लोग अपने घर में लाते थे और पूरा परिवार मिलकर बनाता था, और जो भी मेन उनका एम्प्लॉयर होता था उनको वो दे देता था और वहां से उनको पेमेंट हो जाता, तो उस परिवार का भरण पोषण चल रहा था। तो वो स्कूल के बाद भी वो काम कर सकते थे। तो स्कूल जाना तो उनकी प्राइड, क्योंकि आपने सही बात कही कि ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि अगर आप बच्चों को मिड डे मील के बहाने स्कूल बुला भी लेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखा जाता है कि वो जो बीच का समय होता है सिर्फ खाने के लिए आ जाते हैं और उसके बाद फिर वो वापस अपने घर पे काम के लिए खेतों में चले जाते हैं। आप अगर बीच में वहां सर्वे करने जाइए तो आपको वहां बच्चे दिखेंगे ही नहीं। एनरोलमेंट अगर 200 बच्चों का है, आपको 20 बच्चे भी वहां पर नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके की जटिल समस्याएं तो एक है ना कि जो पुअर बिकम्स मोर पुअर, तो वो भेजते ही नहीं अपने बच्चों को, क्योंकि उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है शिक्षा की। और शिक्षित होकर भी लोगों को जब रोजगार नहीं मिल रहा है तो उनको लगेगा कि बिना पढ़े लिखे भी अगर हम 5-10 हजार रुपए कमा लेंगे तो हम क्यों जाएं इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने। तो कुछ चीजें जागरूक हमको इस लेवल पे करनी है, पर ये एक बहुत ही जटिल सामाजिक समस्या तो है ही, क्योंकि अभी आज ही आप लोग अगर पेपर आप लोग ने पढ़ा होगा तो 13 साल से 16 साल की बच्चियों का असम से लेके पूरा एक नेटवर्क था जिसमें उनकी चाइल्ड ट्रैफिकिंग जब होती है तो वो खाली लेबर के लिए ही नहीं इस्तेमाल होती है, उनको लेबर के बहाने लाया जाता है उनके माँ बाप से ये कहकर कि हम उनको काम दिला देंगे, आपको महीने में 8-10-5-10 हजार रुपए दे देंगे और बच्चे का खाना पीना हम देख लेंगे। माँ बाप भी उनको सिक्योर लगता है कि उनके लिए वो बच्चा ऑलमोस्ट बर्डन ही होता है और उनको लगता है कि चलो इसके बहाने हमें 10 हजार रुपए मिलेगा और वो भेज देते हैं। और उसके बाद उनका इस तरीके से यहाँ पर आके वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्योंकि ये आज के पेपर में अगर आप लोगों ने देखा तो ये एक नेक्सस गैंग पकड़ा गया है जहां पर जगह जगह की बच्चियों को इस तरीके से उनका चाइल्ड ट्रैफिकिंग हुई थी, सेक्सुअल अब्यूज उनका हुआ था। तो इस और जबकि ये ट्रेन से ही उनका पूरा ट्रांसपोर्टेशन हुआ है कि अगर वो असम से लखनऊ आई हैं, कानपुर गई हैं या देश के और कोनों में गई हैं, और खरीद भी कौन रहा है उनको, हमारे जो आप समाज के संभ्रांत लोग हैं वही इसको वही इनको खरीद भी रहे हैं। तो ये इस तरीके की जितने भी जटिल कानून हैं अब आगे क्योंकि वो बात सामने आई है तो नेचुरल सी बात है उनको सजा मिलेगी, पर ये नेक्सस कितने अच्छे मतलब कितनी उससे काम कर रहा था कि अभी तक ये उजागर ही नहीं हुआ था। आज जाके वो कल जो है पकड़ा गया तो आज न्यूज में है तो हमें ये चीज पता चल रही। तो उसका बचपन तो मरा ही, साथ ही उसको कितनी फिजिकल प्रॉब्लम्स, कितनी मेंटल प्रॉब्लम्स झेलनी हुई। और वो बच्चा समाज का, हमारे यहाँ जैसे हमारे प्रधानमंत्री इतने गरीब परिवार के थे पर आज प्रधानमंत्री हैं, तो शायद उनमें से कोई बच्चा बहुत मतलब बहुत बड़ा हमारे देश का राजनेता हो सकता था या कोई बहुत बड़ी हस्ती हो सकता था, देश में किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन कर सकता था। पर हमने मतलब उसको उसकी प्रतिभा को शुरू में ही कुचल दिया। तो
बहुत सारी समस्याएं हैं। और अभी भी अगर हम कहते हैं विश्व भर में 150 बिलियन के करीब बच्चे चाइल्ड लेबर में अभी भी लगे हुए हैं, उसमें से जो हजार्डस लेबर में लगे हैं और जहां पर फिजिकल या सेक्सुअल या मेंटल उनका हैरेसमेंट हो रहा है, ऐसी जगहों पर हमको देखना पड़ेगा कि जो है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो। और सही बात है कि समाज में अगर हम कुछ गलत होते देखते हैं तो लोग इग्नोर करते हैं, और वो इग्नोर करने की आदत ना अगर ना डालें और उन चीजों की रिपोर्टिंग करें तो बेहतर रहेगा। और इस पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है, पर लीगल पहलू पर शरद जी ने हमारा बहुत ध्यान आकर्षित किया। उसकी कुछ चीजें थी जो मुझे सामाजिक चीजें लगी, आर्थिक चीजें लगी जो छूट गई थी, तो मैंने थोड़ा संक्षेप में उसको कवर करने की कोशिश की क्योंकि समय भी बहुत हो गया है। और फिर से मैं हमारे मुख्य वक्ता शरद पाठक जी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम समय निकालकर हम सभी का मार्गदर्शन किया। हमारे इस वेबिनार में अभी तो नहीं है, पर जो लोग जुड़े हुए थे उसमें से डॉक्टर मीनू दुबे जो हमारी प्रांत में विशेष अवध प्रांत की विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने समय निकालकर हमारे बीच जुड़ी। इंद्रेश कुमार शुक्ला जी जो लखनऊ जिला के प्रमुख हैं, वो हमारे बीच जुड़े थे, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और हमारे बीच हमारे लखनऊ महानगर के संगठन मंत्री अनुज जी लगातार जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देती हूँ कि आपके प्रोत्साहन से शायद ये हमारे सभी कार्यकर्ता इस तरीके के एकदम शॉर्ट नोटिस पर इतना बढ़िया एक जहाँ पे चिंतन मनन हुआ, सभी ने अपने विचार भी रखे, अपने प्रश्न किए और 1 घंटे का बहुत ही अच्छा वेबिनार हुआ, उनका भी मैं धन्यवाद देती हूँ। CWC की मेंबर नीलू शर्मा जी और हमारे जो कि हमारे लखनऊ महानगर की सहमंत्री भी हैं अपर्णा जी, इन सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ। और अभिमन्यु प्रताप सिंह जो हमारे लखनऊ महानगर के महामंत्री हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देती हूँ। हालांकि वो भी होस्ट हैं, पर क्योंकि धन्यवाद ज्ञापन मुझे करना है तो उनका भी धन्यवाद कि आप इस वेबिनार में जुड़े और इस इतने गंभीर मुद्दे पर हम सब ने बैठकर चर्चा की। हमारे बीच प्रांत सह मंत्री सौरभ मिश्रा जी जुड़े थे, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर YP सिंह जी, डॉक्टर निशांत कुमार पांडे जी जुड़े थे, इनका भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हमारे बीच हमारे विभिन्न कई दायित्वधारी राजशेखर जी, अधीश जी, आलोक पांडे जी, जिन्होंने इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए सुबह मेरे पास फोन आया और एक तरीके से उसकी इस वेबिनार की नींव है, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आपने इसने संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा का आयोजन करवाया। और हमारे भी शरद सिंधु जी जुड़े हुए थे शुरू में, जो एडवोकेट हैं और हमारे विचार परिवार के ही जो साहित्य परिषद है उससे जुड़े हैं, उनका भी अभी नहीं शायद जुड़े हैं, तो मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारे बीच लखनऊ महानगर की उपाध्यक्ष डॉक्टर मोनिका अवस्थित जी जुड़ी थी, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सभी लखनऊ महानगर के प्रांत से जुड़े हुए कार्यकर्ता, दायित्वधारी, मैं सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। एक मिनट, सिद्धार्थ जी हमारे बीच में हमारे प्रांत के कोषाध्यक्ष संजय वाजपेयी गुरु जी और अपने प्रांत के सोशल मीडिया के प्रमुख आकाश जी भी जुड़े हैं, तो उनको भी धन्यवाद और आप सभी का सहयोग और इस प्रकार से अच्छा कार्यक्रम रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आलोक जी को और सर को, और इसके साथ साथ हमारे इस कार्यक्रम के जो वक्ता है आपको भी बहुत बहुत अच्छा आपने विषय रखा और उसको कंक्लूड भी बाद में हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने किया। और आज के जो दिवस था उसको कैसे हम सभी जान सकते थे विस्तार से, तो बहुत बढ़िया महानगर की इकाई के द्वारा कार्यक्रम हुआ। सभी को वैसे विषय तो दीदी का था, दीदी ने रख भी दिया था कि मुझे लगा कि इसको ऐड करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। धन्यवाद अनुज जी, धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी, वो एक्चुअली जब मैंने नाम नोट किए तो अरे कोई बात नहीं मैम, धन्यवाद। बहुत अच्छा विषय रखा आपने, मैंने जो सुना लास्ट में
बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा विषय था, जी जी बहुत सफल धन्यवाद। कार्यक्रम था। आपकी इसके इस लिए बैठक सफल में कार्यक्रम की उपस्थित होने बधाई के लिए आपको बहुत बहुत। आज के इस बहुत बहुत बैठक में धन्यवाद उपस्थित आप होने के लिए आप सभी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह वेबिनार अब यही समाप्त होता है।